Hello everyone, how's you all? I hope all of you are okay and safe at your home. So welcome to my channel, welcome to Science Freak. Today we are going to start with the topic biodiversity and its conservation. This is the last unit of class 12th biology in which we have to discuss firstly what do you mean by biodiversity? Biodiversity होता क्या है एंड इसको हम इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली कैसे खराब कर रहे हैं, दिस वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। एंड कैसे वो खराब हो रही है, अब कैसे उसकी कंजर्वेशन करनी है, कैसे हमें उसको बचाना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। एडवर्ड विल्सन ने इसके बारे में हमें बताया था। इसमें और हमने पढ़ना है कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज इंडिया में पाई जाती हैं, वर्ल्ड में कितनी स्पीशीज होती हैं, ठीक है। फिर इसका द मेन क्वेश्चन इज जो हमारे पास आ जाता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का जो ग्राफ है उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे स्टीपनेस इंक्रीज होती है एरिया इंक्रीज करने से, ठीक है। ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी कम्स फ्रॉम द टू वर्ड्स बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग एंड डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी। कितने तरह के लिविंग वेराइटी एक एरिया में एक हैबिटेट में पाए जाते हैं उस चीज़ को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। सो डेफिनेशन इज इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। कितने कितने लिविंग फॉर्म्स की वेराइटी एंड कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह, जगह मतलब हैबिटेट्स में वो रह रहे हैं एक डिफाइंड एरिया में, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म को किसने दिया था? दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय एडवर्ड विल्सन। Now the next is what are the three levels of biodiversity? Three levels of biodiversity are genetic biodiversity, species biodiversity and ecological biodiversity, ठीक है। Three levels are there. Firstly, we will discuss genetic biodiversity. It refers to the number and types of genes in different species. Let me tell you, जैसे एक एरिया ले लिया, उसमें हमारे डिफरेंट स्पीशीज़ रहती हैं। जैसे उस एरिया में ह्यूमंस की स्पीशीज़ भी रहती हैं, आंट्स की स्पीशीज़ भी रहती हैं, उसमें लाइन्स भी रहते हैं। तो उन सारी स्पीशीज़ में जो सारे वो डिफरेंट लोग रहते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, कितने नंबर ऑफ टोटल जीन्स एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं या कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ को जब हम सम टोटल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट स्पीशीज हैं उनमें कितने नंबर ऑफ जीन्स हैं, इस चीज को देखना इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। एंड सिमिलरली वी कैन सी दैट इन द सेम स्पीशीज, जो सेम स्पीशीज हैं उनमें क्या क्या वेरिएशंस हैं। डिफरेंट स्पीशीज में नंबर ऑफ जीन्स एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हम देख सकते हैं, एंड सेम स्पीशीज में जो जीन्स और अलील्स हैं उनमें वेरिएशंस क्या हैं। किसी में टॉल वाला जीन है, किसी में ड्वार्फ वाला जीन है। इस चीज़ की वेरिएशंस को हम जब चेक करते हैं सेम स्पीशीज में, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरियोफेज इज अ स्पीशीज इन विच नंबर ऑफ जीन्स आर 100 जीन्स, इकोलाई 4000, ईस्ट 6000, ड्रोसोफिला 13,000, होमोसेपियंस 30,000 जीन्स। तो इन दिस वे वी कैन जज दैट कि कितने स्पीशीज़ हैं, कौन से स्पीशीज़ में कितने नंबर ऑफ जीन्स पाए जाते हैं। अब ये क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है कि किसी में ज़्यादा जीन्स है किसी में कम जीन्स है, ऐसा डिफरेंस क्यों है? कहते वेरिएशंस इन द जीन्स ऑफ स्पीशीज़ इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ साइज। जैसे जैसे स्पीशीज़ का साइज इंक्रीज होता जाता है, उनकी इन्वायरमेंटल हैबिटेट्स चेंज हो जाती हैं, वैसे वैसे उनके जीन्स में क्या है? वेरिएशंस आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा बैक्टीरियोफेज है उसका साइज बहुत छोटा है तो उसमें कितने जीन्स पाए जाते हैं? 100 जीन्स पाए जाते हैं। बट जो होमोसेपियंस है वो उसके कंपैरिजन साइज में बहुत ज़्यादा है तो उसमें क्या है? 30,000 जीन्स क्या है? पाए जाते हैं। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की एक हमारे पास यूज़फुल चीज़ क्या है? ये चेंजिंग इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने की क्षमता हमें प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ यूज़फुल इन अडेप्टेशन इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो इसकी बहुत फेमस एग्जांपल जो एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है वो क्या है? एक मेडिसिनल प्लांट है बेटा, रिवॉल्फिया वोमिटेरिया। रिवॉल्फिया वोमिटेरिया हिमालयन रेंजेस में ग्रो करता है। डिफरेंट हिमालय के डिफरेंट रीजन में ये ग्रो करता है। डिफरेंट रीजन में ग्रो करने की वजह से, डिफरेंट रेंजेस में ग्रो करने की वजह से इसकी
जो पोटेंसी है ये कॉन्सेंट्रेशन है उसमें क्या आ गई, वेरिएशन आ गई। लेट मी टेल यू अगेन, रिवॉल्फिया वोमिटोरिया इज़ अ मेडिसिनल प्लांट। ये मेडिसिनल प्लांट अपने अंदर एक केमिकल बनाता है जिस केमिकल का नेम है रेजरपाइन। What is the name? रेजरपाइन इज अ केमिकल, जो केमिकल मेडिसिनल इंपॉर्टेंस शो करता है, बट डिफरेंट डिफरेंट हिमालय की रेंजेस में ग्रो होने की वजह से इस रेजरपाइन की पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम या ज़्यादा होती रहती है। अब देखो इसकी पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ग्रो कर रहा है। डिफरेंट जगह पे ग्रो करने की वजह से, इन्वायरमेंटल हैबिटेट्स की वजह से इसने क्या अटेन कर ली, इट अटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी अटेन कर ली है। ठीक है, रिवॉल्फिया वोमिटोरिया इज अ मेडिसिनल प्लांट लाइक संजीवनी बूटी। इसको हम जड़ी बूटियां बोल सकते हैं जिसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। किसकी वजह से, रेजरपाइन की वजह से है, बट दिस रेजरपाइन कॉन्सेंट्रेशन किसी प्लांट में ज़्यादा रेजरपाइन मिलेगा, किसी में एक्टिव मिलेगा, किसी में थोड़ा कम मिलेगा। ये डिफरेंसेस क्यों हैं, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों है, ड्यू टू डिफरेंस इन द ग्रोथ इन द डिफरेंट हिमालयन रेंजेस। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, अब हमारे इंडिया में ही देख लो, हमारे पास राइस की कम से कम, हमारे पास राइस की मोर देन 50,000 वेराइटीज़ पाई जाती हैं। तो हम बोलते हैं कि इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डाइवर्स वेराइटीज़ ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो। तो सिमिलरली मैंगो की कितनी है, 1,000 है। तो इसमें ही देख लो कितनी डाइवर्सिटी है हमारे पास। जैसे मैंगो में दशहरी, तोता, ये सारे क्या हैं, मैंगो की वेराइटीज़ होती हैं। राइस में सोनालिका, बासमती, ये सारे राइस होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हमारे इंडिया में भी क्या है, ग्रो करती हैं, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी का कारण बनती है। बट जेनेटिक डाइवर्सिटी इज ऑल्सो यूजफुल टू क्रिएट स्पीसिएशन। नंबर ऑफ स्पीशीज, न्यू स्पीशीज बनती हैं जिसकी वजह से क्या है, एवोल्यूशन हो सकती है। एंड एवोल्यूशन इज नेसेसरी इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। एंड वन मोर थिंग, जेनेटिक डाइवर्सिटी से इकोटाइप्स भी प्रोड्यूस होते हैं। इकोटाइप्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में एक ही तरह का, उसी तरह का सिर्फ ऑर्गेनिज्म ग्रो होना, उसी तरह की स्पीशीज का बनना इज इकोटाइप। इन अ पर्टिकुलर रीजन वन न्यू रेस इज फॉर्म्ड, वन न्यू स्पीशीज इज फॉर्म्ड, जिसके जैसा और कोई नहीं है, वो क्या हो गया, हमारा इकोटाइप हो गया। ठीक है, ओके, आई होप जेनेटिक डाइवर्सिटी इज अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट लेवल इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी में हम क्या पढ़ते हैं, इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ स्पीशीज एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस इन अ रीजन। एक रीजन में कितनी वेराइटी की स्पीशीज रहती हैं एंड उस वेराइटी की स्पीशीज का नंबर क्या है। ठीक है, अगर वहाँ पे काफ़ी तरह की स्पीशीज रहती हैं, ए टाइप की, बी टाइप की, सी टाइप की, ए टाइप की स्पीशीज कितनी है, 10 हैं, बी टाइप की कितनी है, 12 है, सी टाइप की कितनी है, 15 है। इस चीज़ को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर को क्या बोलते हैं हम, स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। इसकी जो मेजर एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वहाँ पे एम्फीबियन स्पीशीज का नंबर क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट हमें दो डेफिनेशंस इसके अंडर लर्न करनी है, स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस। स्पीशीज रिचनेस क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्पीशीज रिचनेस। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो स्पीशीज भी क्या है, इंक्रीज होगी। तो सिमिलरली अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी तो स्पीशीज रिचनेस भी क्या है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो वी कैन से दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज इवननेस क्या होता है, इट इज़ द प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के उस एरिया में पाए जाते हैं, उसको हम स्पीशीज इवननेस बोल सकते हैं। अगर तो एक एरिया में इक्वल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं हर स्पीशीज़ के, तो वो कम्युनिटीज़, वो एरियाज स्पीशीज इवननेस शो करती हैं। बट सिमिलरली अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे किसी स्पीशीज़ का नंबर तो ज़्यादा है, ए टाइप की स्पीशीज़ तो वहाँ 20 है, पर बी टाइप की स्पीशीज़ वहाँ पे कितनी है, 10 है, तो जो ए टाइप की स्पीशीज़ है वो डोमिनेंस शो करेंगी। तो ऐसी कम्युनिटीज़ क्या है, स्पीशीज़ इवननेस शो नहीं करती, ये क्या शो करती हैं, दे विल शो अनइवननेस। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग दैट स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्पीशीज़ रिचनेस एंड स्पीशीज़ इवननेस। स्पीशीज़ रिचनेस एंड स्पीशीज़ इवननेस के प्रोडक्ट के बराबर होती है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें तुमने एग्जाम्पल
एग्जाम्पल लर्न करनी है वेस्टर्न घाट वाली, स्पीशीज़ रिचनेस की डेफिनेशन लर्न करनी है, स्पीशीज़ इवननेस और स्पीशीज़ इक्वेटेबिलिटी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज़ शुड बी सेम, ये चीज़ क्या है बहुत ज़रूरी है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के लिए। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमें किस लेवल की मेजरमेंट करवाती है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ डाइवर्सिटी एट कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम लेवल, मतलब इंडिया में और दूसरी कंट्रीज़ में कौन कौन से इकोसिस्टम, कौन कौन से निचेस, कौन कौन से फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइकिल्स कहाँ ज़्यादा हैं, हमारे एरिया में ज़्यादा है या उधर ज़्यादा है किसी और एरिया में, इस चीज़ के कंपैरिजन के, इस चीज़ के मेजर को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो इकोलॉजी के लेवल पे की जा रही है, इकोसिस्टम या कम्युनिटी लेवल के बेसिस पे की जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ ग्रेटर इन इंडिया देन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ecosystems like deserts, rainforest, coral reefs, wetlands, estuaries and alpine meadows। इसका मतलब है कि इंडिया में जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है, इंडिया में ये सारे डेजर्ट्स वेटलैंड्स क्या हैं, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे, उसके कंपैरिजन हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी क्या है, ज़्यादा है, हमारे इधर वेटलैंड्स एस्चुरीज सब कुछ क्या है, ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट कंट्री। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है हाउ मैनी स्पीशीज़ आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया। ठीक है, इस चीज़ का हमें थोड़ा सा एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, जो जोग्राफर्स हैं जिन्होंने हमें बताया उनका भी थोड़ा ये अनुमान ही है, कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें नहीं पता। तो अकॉर्डिंग टू IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004, उन्होंने हमें बताया टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ आर 1.5 मिलियन। ठीक है, IUCN के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितनी है, 1.5 मिलियन, बट इसका कोई क्लियर आइडिया नहीं है क्योंकि अभी किसी को ये नहीं पता हाउ मैनी स्पीशीज़ विल बी डिस्कवर्ड एंड हाउ मैनी मोर विल बी डिस्क्राइब्ड। तो एक IUCN के अकॉर्डिंग कितना 1.5 मिलियन, ये आप रट्टा लगा लो कि हमें याद रखना ही रखना है IUCN के अकॉर्डिंग कितना है। फिर एक कंजर्वेटिव आया जो साइंटिफिकली साउंड कर रहा है, रॉबर्ट मे ने हमें बताया कि ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का एस्टिमेट कितना होना चाहिए, 7 मिलियन होना चाहिए। इसका क्वेश्चन तुम्हें पूछ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे या फिर अकॉर्डिंग टू मेज एस्टिमेट हाउ मेनी स्पीशीज़ आर फाउंड, तो आंसर इज 7 मिलियन। Okay, next, more than 70% of all the species are animals while 22% of total are plants। उसके बाद एक एस्टिमेट हमें पता चला कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ में 70% एनिमल की स्पीशीज़ है एंड 22% किसकी है, प्लांट्स की स्पीशीज़ है। ठीक है, उसके बाद भी कहते हैं, अगर हम उसके बाद भी देखें तो जो हमारे एनिमल्स की स्पीशीज़ है उसमें मतलब हम अब उसको क्या कर लेंगे कि 70% क्या है टोटल में से, अब एनिमल्स के टोटल में से 70% स्पीशीज़ किसकी हैं, इंसेक्ट की हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर टोटल एनिमल की स्पीशीज़ में से 70% इंसेक्ट की स्पीशीज़ हैं, देन आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट 7 आर इंसेक्ट्स। सो नेक्स्ट इन्होंने और भी हमें बताया फंजाई स्पीशीज़ का कि जो नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज़ है 72,000, अगर ये किस उससे भी कंबाइंड टोटल ऑफ फिशीज़, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, इन सबको अगर कंबाइन करके इनकी स्पीशीज़ देखें तो फंजाई की स्पीशीज़ इनके टोटल से भी क्या है, ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, कुछ हमारे पास ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी की मेजर टैक्सा के हैं हमारे पास कुछ डायग्राम्स, कुछ पाई चार्ट्स इन्होंने बताए हैं, तो लेट मी शो यू। देखो इधर हमारे पास इन्होंने इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट्स का इन्होंने पाई चार्ट बताया, जिसमें क्या है तुमने इसको अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है। जैसे इनवर्टिब्रेट्स में मेजर पोर्शन किसने कवर किया, हमें पता ही है इंसेक्ट्स ने। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, मोलस्क आ गए, थोड़ी सी जगह क्रस्टेशियंस ने भी ली हुई है। फिर ऊपर देखो तुम अदर एनिमल ग्रुप्स, ठीक है, थोड़े से जो बाकी के बच गए हैं वो आ गए हैं। वर्टिब्रेट्स के केस में एक साइड फिशेस लिखे हुए हैं, फिर मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। ठीक है, ये फिर आ गया प्लांट्स वाला आ गया, तो एक साइड फंजाई है, एक साइड एंजियोस्पर्म्स है। ऊपर मैंने फंजाई का तुम्हें बताया ही था कि फंजाई की स्पीशीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। एंजियोस्पर्म्स के होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, थोड़े थोड़े एल्गे लाइकन्स नीचे वाली तरफ हैं, मोसिस फर्न्स क्या हैं ऊपर वाली तरफ है। ये पाई चार्ट तुम्हें एज इट इज़ क्या है बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेने हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। तुम्हें पाई चार्ट बना हुआ दे देंगे, ABC लिख देंगे। ठीक है, तो लेट मी शो यू वन पाई चार्ट।
लुक एट दिस चार्ट, इसमें तुम्हें बताया कि ए और बी के बारे में बताओ। पीछे हमने ये वाला चार्ट कौन सा किया था, तो इसमें क्या आ गया, ए कौन आ जाएगा, टेल मी। ए इज मोलस्क एंड बी इज क्रस्टेशियन। इन दिस वे दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम दीज पाई चार्ट्स। One more pie chart I am showing you. Look at this pie chart. Different sectors show different vertebrate species. चलो इन्होंने बता ही दिया vertebrate species। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था ज़्यादा एरिया vertebrates में से किसने कवर किया हुआ है, सी क्या आ जाएगा हमारे पास, फिशेज आ जाएगा, फिर ए क्या आ जाएगा, मैमल्स आ जाएगा, डी बर्ड्स आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा, रिप्टाइल्स, एंड ई क्या आ जाएगा, एम्फीबियंस। ठीक है। Some questions from the previous topic which we had discussed, we can do that. देखो first question, the variation shown by medicinal plant Revolvia vomitoria growing in different Himalayan ranges represent। चलो Revolvia vomitoria हमने किस में पढ़ा था, genetic, ecological, species और community, tell me। Yes, answer is genetic biodiversity. Next question, Robert May के according global species diversity कितनी होती है, 1.5, 7, 1.7, 17, tell me, I am waiting। Yeah, answer is 7 million. So option 2 is correct. Next, third question is, insects are the most numerous on the earth which with the estimate of। insects के बारे में क्या estimate लगाया था, गया था कि अगर इस planet में 10 animals को देखेंगे तो 7 उसमें से insect होंगे। तो आंसर 3 is the correct answer. Very good. Okay, now the next topic is biodiversity in India. इंडिया की क्या बायोडाइवर्सिटी है, क्या क्या इसमें माना गया है। कहते इंडिया को 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में इंडिया को डिवाइड कर दिया गया। इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया। पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया इंडिया को दिया गया है, एंड उस वर्ल्ड एरिया में 8.1% स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या है वर्ल्ड की पाई गई है इंडिया में। ठीक है। एंड बोला गया है कि इंडिया में 45,000 प्लांट स्पीशीज़ पाई गई हैं, एंड 45,000 प्लांट स्पीशीज़ के साथ उसका डबल करके जितनी स्पीशीज़ बनती हैं वो कितनी है, वो एनिमल स्पीशीज़ पाई गई हैं। मतलब इंडिया में जितनी प्लांट स्पीशीज़ है उसकी डबल क्या है, एनिमल स्पीशीज़ है। तो प्लांट स्पीशीज़ इन्होंने कितनी बताई हैं, 45,000, तो एनिमल स्पीशीज़ उसका क्या है, डबल हो जाएगा। अगर इतनी सारी स्पीशीज़ इंडिया में पाई गई हैं तो इंडिया को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री बोला गया, क्योंकि इतनी सारी स्पीशीज़ इसमें पाई गई है। मेगा मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वाली कंट्री इसको बोला गया है। तो कितने नंबर पे आ रही है, ये 12th नंबर पे आ रही है। ठीक है। अगर इसका एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाऊं तो लेट मी शो यू दिस क्वेश्चन। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज़ इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में अप्रॉक्सीमेट कितनी स्पीशीज़ होंगी, एनिमल्स टू प्लांट्स रेशियो बोलना है। ऑप्शंस आर 3:1, 2:1, 1:3, 1:2। सो आंसर विल बी 2:1, क्योंकि एनिमल्स क्या है, डबल है एज कंपेयर टू प्लांट्स। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया कि ये जो हमारे पाई चार्ट्स बने थे ऊपर, उसके अंदर इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, प्लांट्स सबके बारे में बताया। वाई नो एनी एस्टिमेट अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ प्रोक्रियोट्स। किसी ने भी प्रोक्रियोट्स के बारे में क्यों नहीं बताया। ठीक है। कहते हैं इसके 2 रीजन्स हो सकते हैं। इसके 2 पर्टिकुलर रीजन्स क्या हो सकते हैं। एक तो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स, जो पुराने टैक्सोनॉमिकल मेथड्स हैं वो माइक्रोबियल स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन करने के लिए सूटेबल नहीं है। एक तो इसलिए डी प्रोक्रियोट की डाइवर्सिटी बताई। दूसरा, जो काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं वो कल्चरेबल नहीं है अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस। लेबोरेटरी कंडीशंस में उनको कल्चर नहीं किया गया, इसलिए भी कोई एस्टिमेट नहीं लगाया गया होगा। बट अगर हम बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करके देखें तो प्रोक्रियोट की डाइवर्सिटी भी क्या है, मिलियंस में ही आएगी, उससे कम नहीं आएगी। ठीक है। दिस इज़ द रीज़न फॉर द प्रोक्रियोट डाइवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट इज वाई बायोडाइवर्सिटी इज़ रिच इन ट्रॉपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो ट्रॉपिक्स की ज़्यादा क्यों है। इससे पहले, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा और कर लेते हैं कि व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
हाँ जी, बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज इट इज़ अफेक्टेड बाय टू फैक्टर्स। कहते बायोडाइवर्सिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंडिया में कुछ और है, ऑस्ट्रिया में कुछ और है, हर जगह की बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट है। इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, क्यों? ये एक जैसी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ड्यू टू टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज़ लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, लैटिट्यूड के वाइज जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ग्रेडियंट चेंज हो जाता है, टेम्परेचर वगैरह कंडीशंस वगैरह चेंज हो जाती हैं। दूसरा कारण है स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर फॉर श्योर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। एज वी मूव फ्रॉम लो टू हाई लैटिट्यूड, कहते हैं हम अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स व्हेन वी आर मूविंग बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज। हम नीचे से ऊपर की तरफ जब जाते हैं, इक्वेटर टू पोल्स जब हम मूव करते हैं, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज। इसका मतलब मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है। मॉडरेट बायोडाइवर्सिटी टेम्परेट एरिया में पाई जाती है एंड आर्कटिक रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? मिनिमम होती है। ऊपर की तरफ बायोडाइवर्सिटी मिनिमम है, फिर नीचे आते हैं तो मॉडरेट है, और नीचे आते हैं तो क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। अब कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि ट्रॉपिकल रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम क्यों है? तो ऐसी कौन सी एग्जांपल्स हैं? तो एग्जांपल्स में हमने सबसे पहले बर्ड की स्पीशीज़ के बारे में देखा। जब बर्ड की स्पीशीज़ का कंपैरिजन किया ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक रीजन में, तो क्या पता चला? कहते जो कोलंबिया रीजन ट्रॉपिकल एरिया के नियर पाया गया है, नियर द इक्वेटर रीजन, वहाँ पे देखा गया 1400 स्पीशीज़ क्या हैं? बर्ड्स की पाई गई हैं, ठीक है। बट जब हम टेम्परेट एरिया की तरफ गए, न्यूयॉर्क वाली साइड गए, तो वहाँ पे देखा बर्ड्स की कितनी स्पीशीज़ पाई गई हैं? 105। फिर जब हम आर्कटिक रीजन में ग्रीनलैंड की तरफ गए, वहाँ पे देखा हमने बर्ड्स की स्पीशीज़ कितनी पाई गई हैं? 56 स्पीशीज़। तो इससे क्या पता चल रहा है? सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल रीजन में पाई गई हैं, दैट इज़ 1400। फिर ऊपर जाते हैं तो कम हो गई 105, फिर ऊपर जाते हैं तो और कम हो गई, ग्रीनलैंड में 56 स्पीशीज़ आर लेफ्ट ओनली। सो ये कारण है, इससे हमें पता चला कि ट्रॉपिकल रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी या स्पीशीज़ डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। और हम अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ India has more than 1200 species of birds because most of the land area of our country lies in the tropics। अब हमारे इंडिया की मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया हमारा कहाँ पे विचरा हुआ है? कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन में है। काफ़ी सारी लैंड हमारी ट्रॉपिकल रीजन में है। तो हमारे इंडिया में टोटल 1200 स्पीशीज़ की क्या है? बर्ड की पाई जाती हैं। हमने क्या देखा था? ट्रॉपिकल रीजन में टोटल 1400 है, तो उसमें ट्रॉपिकल रीजन में तो जो 1200 है वो तो क्या है? इंडिया में ही आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडर हैज़ 10 टाइम्स मोर स्पीशीज़ ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। कहते अगर हम टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमने क्या एस्टिमेट लगाया या फिर क्या हमारे पास एनालिसिस आए कि ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट के पास जो वेस्कुलर प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, वेस्कुलर प्लांट्स मतलब जिन प्लांट्स के पास जाइलम फ्लोएम होता है, उन प्लांट्स की स्पीशीज़ ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट में 10 टाइम्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जब हमने इक्वेडर फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं उसको मिड वेस्ट ऑफ यूएसए वाले ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन्स के फॉरेस्ट के साथ कंपेयर किया, तो हमें पता चला ट्रॉपिकल रीजन में 10 टाइम्स ज़्यादा क्या है? वेस्कुलर प्लांट्स की स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है। तो इससे भी एक कारण पता चला कि ट्रॉपिक्स की डाइवर्सिटी हमारे पास, ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी हमारे पास क्या है? ज़्यादा है। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका रीजन वाली साइड जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिक्स में जो पाए जाते हैं, वो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी शो करता है। कैसे? कहते हैं वहाँ पे जो प्लांट स्पीशीज़ है वो कितनी पाई जाती हैं? 40,000। मैमल्स की 427, बर्ड्स की 1300, रेप्टाइल्स की 378, एम्फीबियंस की 427, फिशेस की 3000 एंड इनवर्टिब्रेट्स की मोर देन 1,25,000। तो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्या है? हमारे अमेजोन रेन फॉरेस्ट में पाई गई है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी बोला गया है ड्यू टू द ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट इज़ जो मैंने पहले बताया
कि वाई बायोडाइवर्सिटी इज़ रिच इन ट्रॉपिक्स। अब हमें ये जानना है, हमने ये सारा तो पता कर लिया कि ट्रॉपिकल एरिया में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। अब इसका रीज़न क्या है, इस ट्रॉपिकल एरिया में बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कहते जो टेम्परेट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंटली ग्लेशिएशन होती रहती है। ग्लेशिएशन मतलब वहाँ पे फ्रीजिंग होती रहती है, वहाँ पे हर चीज़ क्या है, फ्रीज हो जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि टेम्परेट एरिया के टेम्परेचर का डिफरेंस है। वहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व की कि काफ़ी ज़्यादा ग्लेशिएशन होती रहती है, जिसके वजह से स्पीशीज़ क्या हैं, काफ़ी सारी स्पीशीज़ किल्ड हो गई हैं, वहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ क्या मर गई हैं। बट ट्रॉपिकल रीजन क्या है, ऐसी चीज़ों से अनडिस्टर्ब्ड है, वहाँ पे स्पीशीज़ कॉन्टिन्यूली फ्लोरिश कर रही हैं एंड एवोल्यूशन क्या है मिलियंस ऑफ ईयर से होती जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न इज़ दैट टेम्परेट रीजन्स शो ग्लेशिएशन, वहाँ पे स्पीशीज़ क्या है किल होती जा रही हैं, बट ट्रॉपिकल रीजन्स आर अनडिस्टर्ब्ड फॉर दिस काइंड ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट जो टेम्परेट इन्वायरमेंट है वहाँ वो क्या है, काफ़ी सीजनल है, वहाँ पे सीजनल वेरिएशंस है, तो कांस्टेंट तो वो हुए ही नहीं क्योंकि बार बार वो चेंज हो रहे हैं। एंड अनप्रेडिक्टेबल है, उस एरिया को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे अब क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है सीजनल वेरिएशन आती रहती है। अगर बार बार वेरिएशन आती रहती है तो कोई भी स्पीशीज़ एक अपनी पर्टिकुलर निश में क्या है रह नहीं सकती, अपनी पर्टिकुलर हैबिटेट में नहीं रह सकती, तो उसकी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन तो बन ही नहीं पाएगी। निच का क्या मतलब होता है, निच और हैबिटेट में क्या डिफरेंस है? हैबिटेट होगी रहने वाली जगह, निच होगी रहने वाली वो जगह जहाँ से हमारी क्या है पर्सनैलिटी, हमारे करेक्टरिस्टिक्स भी डिफाइन हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो हम बताएं कि जो तनवीर है, फॉर एग्ज़ाम्पल तनवीर है वो वहाँ रहता है, वो उस आइलैंड में रहता है, ठीक है। बट दूसरी बात हम बताएं डॉक्टर तनवीर उस आइलैंड में रहता है, तो डॉक्टर क्या होगी, वो उसकी स्पेशलाइजेशन होगी। तो निच वर्ड क्या बताता है, उसकी स्पेशलाइजेशन को भी डिस्क्राइब करता है। जैसे जो स्पीशीज़ हमारी टेम्परेट एरियाज़ में रहती हैं तो हम उसका वो बता सकते हैं कि ये जो स्पीशीज़ है ये तो क्या है लेस सीजनेबल, मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट में रहती हैं, ठीक है। तो लेट मी रिपीट द सेकंड पॉइंट कि जो टेम्परेट इन्वायरमेंट एंड ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में है उसमें क्या डिफरेंस है। टेम्परेट इन्वायरमेंट मोर सीजनेबल है, लेस कांस्टेंट है एंड अनप्रेडिक्टेबल है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पीशीज़ अपनी निच में पर्टिकुलरली नहीं रह सकती एंड स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या है कम हो जाती है। बट एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या है नहीं है एंड स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इंक्रीज्ड है। लास्ट पॉइंट, जो ट्रॉपिकल एरियाज़ है वहाँ पे सोलर एनर्जी क्या है ज़्यादा आती है, सोलर एनर्जी ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो स्पीशीज़ क्या है ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। दीज आर द 3 पॉइंट्स, इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क। Next, the last topic, the most important topic is species area relationship. German naturalist and geographer Alexander von Humboldt observed in South America jungles। वो जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है वो एक्सप्लोर कर रहा था साउथ अमेरिका के जंगल्स को। वहाँ उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो स्पीशीज़ रिचनेस है, स्पीशीज़ रिचनेस क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज़ पर यूनिट एरिया। स्पीशीज़ रिचनेस इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे एरिया इंक्रीज हो रहा है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। तो उसने स्पीशीज़ रिचनेस एंड एरिया का एक ग्राफ बनाया जिसमें उसने देखा कि जब वो एंजियोस्पर्म्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेस का ग्राफ बनाता है स्पीशीज़ रिचनेस एंड एरिया में, तो वो ग्राफ क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म में बनता है, ठीक है। बट ऑन अ लॉगरिथम स्केल दिस रिलेशनशिप इज़ अ स्ट्रेट लाइन। बट हम जब लॉगरिथम स्केल पे देखते हैं तो ये रिलेशनशिप क्या है, स्ट्रेट लाइन है, जिसकी इक्वेशन क्या है s इज इक्वल्स टू सी ए पावर z, ठीक है। इसको लॉग की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a। s क्या होता है स्पीशीज़ रिचनेस, a क्या लिया है एरिया, z is slope of line and c is y intercept। z slope of line is also known as regression coefficient। तो ग्राफ, लेट मी शो यू द ग्राफ, ऑन द x एक्सिस एरिया इज टेकन एंड ऑन द y एक्सिस स्पीशीज रिचनेस इज टेकन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज शोन बाय द logarithm scale, log s is equals to log c plus z log a and rectangular hyperbola is shown by s is equals to c a z, ठीक है। तुम्हें मैं इसकी सिग्निफिकेंस बताने से पहले इसका एक क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ। हाँ जी, लुक एट दिस क्वेश्चन,
बहुत इजी, अभी हमने किया है, इन्होंने ग्राफ दे दिया एंड पूछा है 1 और 2 मार्क कर दिया, तो 1 का आंसर क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू सी ए पावर z, 2 का आंसर क्या आ जाएगा, log s इज इक्वल्स टू log c प्लस जेड log a। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा था, स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप में फर्स्ट एंड 2 का क्या है, तुम नेम बताओ कि क्या है इस इक्वेशन का नेम। ठीक है, इसमें ये भी पूछ सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं कि कौन से जर्मन नेचुरलिस्ट ने ये रिलेशनशिप बताया था, तो आंसर आ जाएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, इक्वेशन जो कर्व 1 एंड कर्व 2 के अकॉर्डिंग क्या है वो भी हम लिख के आ सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो पूछ सकते हैं। व्हाट डज जेड स्टैंड फॉर, जेड का पूछ सकते हैं, जेड क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, जिसको रिग्रेशन कॉफिशेंट भी बोलते हैं, एंड इसकी वैल्यू क्या है, चेंज होती रहती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज significance of regression coefficient. Z indicates the species richness, that species richness decreases with decrease in area, or we can say that Z is the slope of line और regression coefficient जो बताता है कि with the area, अगर एरिया कम हो रहा है तो species richness भी क्या है, कम होगी। जब अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने स्मॉल एरियाज़ को एक्सप्लोर किया, जैसे प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, मोलस्क्स इन न्यूयॉर्क, तो उसने क्या देखा कि जो जेड की वैल्यू है, स्लोप ऑफ द लाइन कितना आता है, 0.1 to 0.2 आता है। ठीक है, पर जब वो लार्ज एरिया को देखने क्या, जैसे इंटायर कॉन्टिनेंट का जो, जब उसने स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप एनालिसिस निकाला तो जेड की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो गई थी, कितनी, 0.6 to 12 हो गई थी। ठीक है, जब वैल्यू 0.6 to 12 हो जाती है तो ये जो स्लोप ऑफ लाइन है ये क्या हो जाता है, स्टीप हो जाता है, और भी ज़्यादा क्या है, ये स्टीपर स्लोप क्या है, बन जाता है। फिर नेक्स्ट उसने और भी ज़्यादा देखा, जब उसने बर्ड्स एंड मैमल्स, जो फ्रूगीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स है, फ्रूगीवोरस मीन्स जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, तो उसने देखा कि स्लोप क्या है, और भी ज़्यादा स्टीप हो गया है, मच मोर स्टीपर स्लोप विल be present in this region and value of z will be 1.15। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज हो जाता है स्टीपनेस ऑफ स्लोप इंक्रीजेज। सो सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप इज दैट इफ द एरिया इंक्रीजेज स्टीपनेस ऑफ स्लोप विल ऑल्सो इंक्रीजेज। सो this is the chapter up to the species area relationship. I hope you understand that. In my next video I will continue with the further topics. Okay, like and subscribe. If you face any doubt, any problem, you can add comment, I will sort out. Thank you.